राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ट्यूशन एटी की पाठशाला में। हम लोग कंप्लीट सीडीबी का सेशन कर रहे हैं, जिसकी आज 19th क्लास चल रही है। हमारा सिलेबस 85% क्लियर कंप्लीट भी हो चुका है और हमारी 2-3 क्लासेस और बची हुई हैं। हमारी 2-3 क्लास होते ही क्या होगा, आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, और उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज हमको देखना है आरटी एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं, तो बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। Every child has a right to full-time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal schools which satisfies certain essential norms and standards। हर स्टूडेंट को क्या किया गया, राइट दिया गया है एलिमेंट्री एजुकेशन में सेटिस्फैक्टरी नॉलेज के लिए। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 66वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार इंसर्टेड आर्टिकल 21 अल्फा किया गया, 21 अल्फा किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड कराता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सभी बच्चों को इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट्स। कौन से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 21 अल्फा हैज द आरटी एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010। आर्टिकल 21 अल्फा क्या हुआ, क्रिएट किया, ये आरटी एक्ट आए 1 अप्रैल 2010 को। द टाइटल ऑफ द आरटी एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड्स फ्री एंड कंपल्सरी। जो टाइटल था वो क्या था इसका, फ्री एंड कंपल्सरी। It makes provision for a non-admitted child to be admitted to an age-appropriate class। इसकी प्रतिबंधित क्या कहते हैं, प्रोविजंस क्या कहते हैं, उन चीजों देखते हैं। हम पहला, फिजिकल्स एंड पनिशमेंट्स एंड मेंटल हैरेसमेंट्स, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशंस ऑफ चिल्ड्रन, कैप्शंस फीस, प्राइवेट ट्यूशंस बाय टीचर्स, रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन। ठीक है, सम अदर पॉइंट्स क्या थे कि फ्री एजुकेशन मींस दैट एनी चिल्ड्रन एडमिटेड इन द स्कूल। फ्री एजुकेशन मतलब क्या है, कोई भी बच्चे का एडमिशन स्कूल में कर लिया जाएगा। विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे, क्या होगा, किसी भी तरीके की पे करने की जरूरत नहीं होगी। एनी काइंड ऑफ फीस, किसी भी तरीके की कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। एनी एक्सपेंसेस, किसी भी तरीके के खर्चे की जरूरत नहीं होगी। सच है, जैसे कि कोई ट्यूशन फीस नहीं चाहिए, कोई यूनिफॉर्म फीस नहीं चाहिए, कोई बुक की फीस नहीं चाहिए, कोई भी स्टडी मटेरियल्स की फीस नहीं चाहिए। तो इस तरीके की जब आपकी एजुकेशन होगी तो कैसी होगी, आपकी फ्री एजुकेशन होगी। In other words, it implies an education which is free for anxiety, stress and fear। दूसरे शब्दों हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या इम्प्लाइज करता है, फ्री एजुकेशन को, जो कि एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर से भी हमको फ्री रखती है। The RTE Act provides children access to elementary schools within the defined area or limits of neighborhood। The law came into effect in the whole of India। क्या वो पूरे whole of India में लागू हुआ। The except the state of Jammu and Kashmir from 1 April 2010, किसमें, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। India became one of 135 countries to make education a fundamental rights of every child। इंडिया पहला देश बना 135 देशों में कि उसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया सभी बच्चों के लिए। The right to education of persons with disabilities until 18 years of age is laid down under a separate legislation। The Person with Disabilities Act, the PWD Act 2016 भी लाया गया, जिसमें जो बच्चों की कोई डिसेबिलिटीज है उनके लिए अलग से कानून बना के उनको शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू एडमिट द चाइल्ड इन द एलिमेंट्री स्कूल। पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है कि बच्चों क्या करें, एलिमेंट्री स्कूल में, यानी प्रारंभिक विद्यालय में एडमिशन कराएं। आर्टिकल 51 अल्फा के अंतर्गत इस चीज को भी बोला गया। नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम क्लास टू फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, तब कितने बच्चों पे कितने टीचर्स होने चाहिए। एडमिटेड चिल्ड्रन अप टू 60, कितने बच्चे होने चाहिए, 60 बच्चे। टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, 30:1। और नंबर ऑफ टीचर्स कितने होने चाहिए, 2। 60 बच्चों पे 2, 30 पे 1। चिल्ड्रन अगर 60 से 90 हैं तो फिर टीचर्स कितने होंगे, 30, क्योंकि 1 पे 30 है तो 30 3 90। अगर बच्चे कितने हैं, 91 से 20 है तो फिर टीचर्स कितने हो जाएंगे, 4। अगर 150 के ऊपर है तो 5 टीचर और 1 हेड मास्टर यानी हेड टीचर रहेगा। बिल्डिंग्स कैसी होंगी, एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, कम से कम 1 क्लासरूम होगा हर एक टीचर के लिए। एंड 1 ऑफिस, सरगम, स्टोर्स,
कम है टीचर्स रूम, और क्या होगा, टीचर्स रूम होगा, एक ऑफिस होगा और एक क्या होगा, स्टाफ रूम भी रहना चाहिए, स्टोर रूम। सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग क्या होना चाहिए, टॉयलेट्स होना चाहिए। अ किचन वेयर मिड डे मील इज प्रिपेयर्ड, और एक किचन होना चाहिए जहाँ पे मिड डे मील बनता हो। प्ले ग्राउंड होना चाहिए जहाँ बच्चे खेल सके। सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, फैकल्टी सेफ और अच्छा जो है शुद्ध पानी होना चाहिए बच्चों को पीने के लिए। इसके बाद क्या बताया गया आपको, मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज बताया गया कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज होना चाहिए। तो 200 वर्किंग डेज होना चाहिए क्लास 1 टू 5 के लिए, 220 वर्किंग डेज होना चाहिए क्लास 6 टू 8 के लिए। कितने घंटों का निर्देश किया गया, तो 800 घंटे बताए गए 1 टू 5 के लिए, और 1000 घंटे बताए गए किसके, 6 टू 8 क्लास के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर्स के लिए इतना बताया गया 45 आवर्स, इंक्लूडिंग उसमें प्रिपेयरिंग आवर्स को भी उसके अंदर क्या किया, इंक्लूड कर लिया गया। लाइब्रेरी के लिए बताया गया कि देयर शैल बी अ लाइब्रेरी इन ईच स्कूल, एक लाइब्रेरी हर एक स्कूल में होना चाहिए। प्रोवाइडिंग न्यूज़पेपर, जहाँ पे क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स भी उसके अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। प्ले मटेरियल्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, आपको वहाँ खेल का मैदान होना चाहिए और वहाँ पे उसके मटेरियल्स भी, उसके इक्विपमेंट भी होने चाहिए। इट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड, और सभी क्लास के अनुसार जो उनको रिक्वायर्ड होगी वो चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करानी चाहिए। प्राइमरी स्कूल आपको किस घेरे के अंदर होना चाहिए, तो प्राइमरी स्कूल आपका 1 किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए, और क्लास 6 टू 8 आपका 3 किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए। क्लास 12 में आपको क्या किया, डब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया है प्राइवेट स्कूल 25% का, और प्राइमरी रेशियो आपको 30:1 का और एलिमेंट्री का 35:1 का रेशियो बताया गया है। अब यहाँ से आता है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके बारे में भी हम यहाँ से देख लेते हैं। कनेक्ट योरसेल्फ एंड द चाइल्ड टू लाइफ इटसेल्फ, all round developments, NCF 2005 begins with a question from Tagore's essay Civilization and Progress, सभ्यता और प्रगति, in which reminds us that a creative spirit and generous joy are keys in childhood. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी एनसीएफ आपको 2005 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को याद रखिएगा। एनसीईआरटी का नाम क्या होगा, एमएचआरडी यानी कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान देगी, यानी रचनावाद पे। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस चीज को याद रखिएगा। एनसीईआरटी का फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। लर्निंग विदाउट बर्डन किसने बताया था, प्रोफेसर यशपाल ने 1993 बताया था। इनका डेफिनेशन क्या था, इनका स्टेटमेंट, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग कैसा होना चाहिए हमारा, विदाउट बर्डन होना चाहिए। नॉलेज कैन बी एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज कैसा होना चाहिए आपको, एक्टिव कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। रोल ऑफ ए टीचर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रचनात्मक तरीके से होना चाहिए। फैसिलिटेटर होना चाहिए, सुविधादाता होना चाहिए। टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, एक सुविधादाता की तरह होना चाहिए। एनवायरनमेंट क्रिएट करना रहना चाहिए। फोकस ग्रुप कैसे हो जाएगी आपके, पोजीशंस पेपर्स। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, द एनसीएफ 2005 इज one of the 4 NCF published in 1975, 1988, 2000 and 2005 by the NCERT in India. NCF 2005 उन चार में से एक NCF है जो कि 1975, 1988, 2000 और 2005 में NCERT के द्वारा प्रपोज किए गए थे। The NCF 2005 documents draws policy basis for earlier government reports on education and learning without burden and national policy and education 1986 to 1992 and focus group discussion. NCF 2005 आपको क्या करता है कि NCERT के द्वारा बताया गया 2005 में, इसमें लर्निंग विदाउट बर्डन की बात कही गई है और इसका फोकस क्या होता है आपको, ग्रुप डिस्कशन पर होता है। द अप्रोच ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005 आर फॉर द इंटायर एजुकेशनल सिस्टम, किस चीज को, पूरे इंटायर एजुकेशनल सिस्टम को बदलने के लिए इस चीज का निर्माण हुआ। एनसीएफ 2005 हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेज, एनसीएफ 2005 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। हैज इन्फ्लुएंस्ड द सिलेबस इन 17 स्टेट्स, जिसका सिलेबस आपको 17 स्टेट्स में मिल जाएगा। The NCERT gave a grant of 10 lakhs rupees to each state. NCERT ने क्या किया, 10 लाख रुपए दिए सभी स्टेट्स को, टू प्रमोट एनसीएफ को प्रमोट करने के लिए इन द लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स,
अपने स्टेट की लैंग्वेज में एनसीएफ को प्रमोट करने के लिए। Its current syllabus with the syllabus proposed. This exercise is being carried out with the involvement States Council for Education Research and Training यानी SCRT, इसका फॉर्म भी आता है आपके एग्जाम में, इस चीज को देखिएगा SCRT, State Councils for Education Research and Training and Distance Institutes of Education Training, जिसे डाइट भी कहते हैं। तो डिस्टेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग होता है, इसी को भी फुल फॉर्म में देखिए, दो फुल फॉर्म यहाँ से आपके निकल के आते हैं, एक स्टेट काउंसिल्स फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दूसरा SCRT। SCRT का फॉर्म हो गया आपका स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दूसरा डाइट का हो गया डिस्टेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कॉमन सोर्सेस ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट कौन कौन से होते हैं? लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल्स, ज़्यादा दूरी स्कूल्स की, हैवी स्कूल बैग्स का वेट ज़्यादा होना, लैक ऑफ बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग सपोर्ट बुक्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग्स, जो कमियां हर चीज़ को बताया गया है, जो कॉमन सोर्सेस होते हैं। बर्ली डिसीजंस, फर्नीचर्स दैट गिव्स चिल्ड्रंस, फर्नीचर्स खराब होना, टाइम टेबल्स दैट डू नॉट गिव यंग चिल्ड्रंस इनफ ब्रेक्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स द एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स एंड सैनिटरी पैड्स, गर्ल्स के लिए क्या होना चाहिए? एब्सेंस ऑफ, मतलब गर्ल्स के लिए एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स और सैनिटरी पैड्स का ना होना। मोरल पनिशमेंट्स, बीटिंग, ऑकवर्ड्स, फिजिकल पोस्टर्स, तो ये क्या कुछ कमियां बताई गई हैं जो कि कॉमन होती है फिजिकल डिसकम्फर्ट बच्चों के लिए। नो टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोड मेथड, नो रोड मेथड होना चाहिए। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल के नॉलेज को क्या करना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए नॉलेज इसके साथ स्कूल में। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशंस इनटू क्लासरूम लर्निंग्स एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, इसको क्या करना चाहिए? आपको मोर फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। टू इनरेजिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, जो कि टेक्स्ट बुक्स के साथ में ही चलना चाहिए। Nurturing and overriding identity informed by carrying concerns within the democratic quality of the content. The feeling of punishments and rewards should be limited. J.P. Naik has described as the exclusive triangle for Indian education. J.P. नायक ने क्या किया? इसको डिस्क्राइब किया, एक्सक्लूसिव ट्रायंगल बनाया एक तरीके से इंडियन एजुकेशन को, जिसमें तीन लोग को बताया, एक इक्वलिटी, एक क्वांटिटी, एक क्वालिटी। इक्वलिटी क्या है? क्वालिटी क्या है? क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वालिटी यानी गुण, इक्वलिटी यानी कि समानता। लर्निंग एंड नॉलेज, द करिकुलम शुड फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, करिकुलम को कहना चाहिए स्टूडेंट्स के होलिस्टिक यानी कि पूर्ण विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। टू इनहेंस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट्स, उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट्स भी ध्यान रखना चाहिए इन इंडिविजुअल्स, प्रत्येक का, एंड एज वेल एज द पीयर इंटरेक्शन, उनके सहपाठी के साथ उनका इंटरेक्शन जरूर होना चाहिए। इस तरीके से चीजों को ड्राइव करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ से क्या निकल के आता है? कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हैज टू बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग संज्ञा, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग क्या होती है? पार्ट किसका होती है? लर्निंग का, करिकुलम का। डोंट मिसअंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन एज नॉलेज, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए हमें इन्फॉर्मेशन किस तरीके से, नॉलेज कैसे। सब्जेक्ट्स क्या हैं इसके? लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेस, सोशल साइंसेस, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्टडी ऑफ पीस, वर्क एंड एजुकेशन। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? टू इम्प्लीकेट थ्री लैंग्वेज फार्मूला, क्या किया उन्होंने? तीन लैंग्वेज फार्मूला बताया। एम्फेसाइज ऑन मदर टंग एज मीडियम फॉर्म इंस्ट्रक्शन और फोकस ऑन ऑल स्किल ऑफ नॉलेज, किस पे फोकस किया? सभी स्किल ऑफ नॉलेज पे फोकस किया। अब आइए इनको देखते हैं, यहाँ से मेन निकल के आता है, जिन्होंने थ्री लैंग्वेज फार्मूला यहाँ पे बताया। क्या बताया? थ्री लैंग्वेज फार्मूला। फर्स्ट लैंग्वेज उन्होंने क्या होता है? मदर टंग्स या फिर रीजनल लैंग्वेज, हमारी मदर टंग्स या फिर हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसको उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज बताया। सेकंड लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश को बताया, और थर्ड लैंग्वेज को क्या होता है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला दिया, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज आपको क्या होता है? मदर टंग्स यानी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो गई, जो कि आपके क्षेत्र में बोली जाती है। सेकंड लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज बताया, और थर्ड लैंग्वेज को क्या होता है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से निकल के आता है आपका मैथमेटिक्स। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू फोकस ऑन चाइल्ड रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन टू विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मैथमेटिक्स क्या है? थिंक करना, सोचना, किसी कारण दूसरी को विजुअलाइज करना, एब्स्ट्रैक्ट करना, मूल चिंतन करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम क्या सिखाती है? मैथमेटिक्स सिखाती है। साइंस क्या है? टीचिंग ऑफ साइंस टू फोकस ऑन मेथड्स। टीचिंग ऑफ साइंस में क्या सिखाती है? किसी को फोकस करना मेथड्स पे एंड प्रोसेसेस दैट विल नर्चर थिंकिंग प्रोसेस, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। सोशल साइंस क्या बताती है हमको? सोशल साइंस टू बी कंसीडर्ड from disciplinary perspectives with rooms for integrated approach in the treatment of significant themes, enabling pedagogic practices for promoting thinking, process, decision making and critical reflection। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इसमें सीखने को मिलता है। स्कूल्स एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, स्कूल और क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इस चीज़ पर भी बातें की गई हैं। ठीक है। Minimum infrastructures and material facilities and supports for planning a flexible daily schedules। क्या होना चाहिए? मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैसिलिटीज होनी चाहिए एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग अ फ्लेक्सिबल डेली शेड्यूल्स। आपका डेली शेड्यूल्स कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फोकस ऑन नर्चरिंग एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, नर्चरिंग और इनेबलिंग इन्वायरमेंट पे। ट्रेडिशनल नोटेशंस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी चेंज, जो भी पुरानी विधा चलती आ रही है उसे क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। Discuss needs for providing space to parents and community. Discuss other learning sites and resources like tests and books, libraries, liberties and media, ICT। परफॉर्मेंस इज नॉट एवरीथिंग, परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं होता, सीखने की एक प्रक्रिया होती है और सीखना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि हमेशा परफॉर्मेंस ही निकल के आए। द न्यू थर्स्ट इन एलिमेंट्री एजुकेशन एम्फेसाइज, इसमें क्या किया गया है कि सभी को एडमिशन दिया जाए, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या किया जाए? सभी को शिक्षा दी जाए और शिक्षा आपकी कैसे होनी चाहिए? क्वालिटेटिव होनी चाहिए, नहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। इसके 3 स्टेप्स थे। पहला यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, पहले चीज में क्या बताया गया आपको? यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट। दूसरा यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स एज। और तीसरा क्या बताया गया कि अ सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू इनेबल ऑल चिल्ड्रन टू अचीव एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग। तो क्या करें? एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग को अचीव करें। इसके बाद आपको बताया गया मल्टीलिंगुइज्म यानी बहुभाषिता। मल्टीलिंगुइज्म इज ए रिसोर्स एसेट, ये क्या है? रिसोर्स है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की शिक्षा क्या बताया गया? 25 to 40% क्वेश्चंस इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बेस पे बताया गया एज पर एनसीएफ 2005। ठीक है, तो ये आपका आरटीए 2009 था और क्या था? एनसीएफ 2005 भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ के इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई के बारे में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्लास आपको कैसी लगी? आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो फीडबैक आप लोग जरूर देंगे। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लग रही है? टेलीग्राम चैनल आप ATA 516 ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ को निकाल के कम से कम 2 बार आप उससे रिवाइज करेंगे। नहीं भी निकालेंगे तो फोन में कम से कम क्या करेंगे? 2 बार रिवाइज करेंगे, 1-2 बार क्लास करेंगे, चीज़ें आपके दिमाग पे बैठ जाएगी। ठीक है, कंप्लीट CDP का सेशन है, यहाँ से आपका सारा एग्जाम कवर अप हो जाएगा। तो इसलिए साथी कोई लापरवाही नहीं करेंगे, विश्वास करके चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी थ्योरी वाली क्लास में करा देंगे। 20 से 21 क्लास आपको बोली गई थी, जिसकी आज 17-18 क्लास हो भी गई हैं, 19 क्लास शायद हो गई हैं, 2-3 क्लास और बची हुई हैं। 2-3 क्लास में आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप आराम से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।